आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते चैनल में। मैं राहुल आज आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं एक दिग्गज कलाकार के साथ। इस दिग्गज कलाकार और महारथी ने चंबे जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया। अपनी सुरीली आवाज़ के मालिक रहे इन्होंने। कई गज़ल गाए, कई पंजाबी गाने भी गाए, कई हिंदी गाने भी गाए और ये एक मल्टी टैलेंटेड सिंगर है। आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हो, आइए आपको इनसे मिलवाते हैं पीयूष राज सर से। पीयूष राज सर कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल में सर। थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। सर बहुत बढ़िया। और सर मैं चाहता हूँ कि पहले शुरुआत करने से पहले आप सबसे पहले दो चंद लाइनें गज़ल की हो जाए तो सर मज़ा आ जाए सर। हाँ बिल्कुल, एक मेरी खुद की कंपोजिशन है और मेरी फेवरेट भी है। तो कई गज़लें होती हैं कि आदमी बना लेता है, लेकिन उनमें से कुछ बहुत अच्छी लगती हैं गाने में, तो लोग भी पसंद करते हैं, तो वो आपको सुना रहा हूँ। जी सर। कभी कभी तेरे पलकों पे झिलमिलाऊं मैं, कभी कभी तेरे पलकों पे झिलमिलाऊं मैं, तू मुझको याद करे भूल जाऊं मैं, भूल जाऊं मैं, कभी कभी तेरी पलकों पे झिलमिलाऊं मैं। समंदरों में पहुँच कर फरेब मत देना, समंदरों में पहुँच कर फरेब मत देना, अगर कहो तो, अगर कहो तो किनारे डूब जाऊं मैं, अगर कहो तो किनारे डूब जाऊं मैं, तू मुझको याद करे और भूल जाऊं मैं, कभी कभी तेरे पलकों पे झिलमिलाऊं मैं। सर बहुत ही बेहतरीन। आपकी जो आवाज़ है वो मदहोश कर देने वाली आवाज़ है सर। थैंक यू। और सर अब हमें समझ आता है क्यों पॉलिटिशियंस बार बार आपको बैठा के सारा सुनने की कोशिश करते थे। लेकिन इसके साथ साथ हम शुरुआत करेंगे क्योंकि आपकी जो तालीम है सर, जी, आपने जो हासिल की, कैसे आपका इंटरेस्ट बना, कौन आपके गुरु थे और कैसे इसकी शुरुआत हुई सर, इसके बारे में हम चाहते हैं दर्शकों को आप देखिए, बताएं सर। सबसे पहले तो कोई भी आर्टिस्ट होता है तो उसको एक गॉड गिफ्ट मिली होती है। फिर उसके बाद उसके घर का माहौल, उसके स्कूल का माहौल, उसके जिस भी एरिया में वो रहता है उसका माहौल, तो वो सारी चीज़ें लेके एक आर्टिस्ट बनाता है। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ। घर पे अच्छे सुरीले लोग थे। मेरे ग्रैंडफादर बहुत अच्छा गाते थे, ब्याह शादी में वो बैठते थे तो बड़ा अच्छा गाते थे। और मेरे पेरेंट्स भी, मेरे घर के और भी चाचा जी, सिस्टर, सभी लोग बैठते थे, तो अच्छा माहौल मिलता था। तो मैं थोड़ा प्रोफेशन की तरफ बढ़ गया, तो ऐसे ऐसे शौक़ हो गया। और फिर उसके बाद मेहदी हसन खान साहब वगैरह को सुन लिया,
तो फोक भी गाया और फिर उसके बाद गज़लें भी गाई। तो ऐसे ऐसे उनसे इम्प्रेस हुआ। सर फैमिली से आपको कितना सपोर्ट रहा उस ज़माने में? क्योंकि मुश्किल होता था सर, आजकल पेरेंट्स ज़्यादा ओपन माइंडेड है एज कम्पेरेटिवली उस ज़माने में, लेकिन फिर भी मेरे कितना मेरे सपोर्ट रहा सर आपको फैमिली की तरफ बिल्कुल से? फुल सपोर्ट थी। मैंने तो फादर को एक बार ही पूछा और उन्होंने हाँ कह दिया। तो बस इतना ही कहा कि मुझे तो पता नहीं यार कि तुम क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, क्या मतलब एम क्या है तुम्हारा, लेकिन बस इतना ही है कि जो भी करना है ईमानदारी से करना। इतना ही फादर का बोलना था। और सब कुछ भगवान की दया से आज की डेट में जो भी कर रहा हूँ ईमानदारी से ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे ही चल रहा है। सर ईमानदारी की आपने बात की है, आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है उसके बारे में आप भी नहीं जानते। हमें इतनी रिक्वेस्ट आई आपको बुलाने के लिए स्टूडियो में, और सर हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे समीप बैठे हैं सर इतने, ये हमारा सौभाग्य है सर। और दूसरी एक बात सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप आकाशवाणी शिमला में भी गाते रहे सर, जी उसके पीछे की कहानी क्या है? कैसे बुलावा आया, किसका फ़ोन आया, किसने आपको सपोर्ट किया, कैसे सर ये नहीं, पूरा मामला वहाँ बना से सर? कोई बुलावा नहीं आता किसी को। वो मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे, मैं तो वैसे ही जैसे ही गाने का शौक था तो मैं कॉलेज में एडमिशन ले ली थी मैंने। तो एडमिशन ली और घर वालों ने बोला कि डॉक्टर बनना है तो साइंस ले ली। अब वो इंटरेस्ट तो था नहीं उस तरफ। जब लेकिन उसका उसका टाइम आया, एग्ज़ाम का टाइम आया, तो मैंने कहा अब करें क्या, सारा साल तो हम गाते रहे क्लासेस में। तो उसके बाद मैंने वो यहाँ से कुछ पैसे थे मेरे पास पड़े हुए, कुछ पता नहीं एग्जामिनेशन फीस वगैरह थी, वो जेब में डाली और भाग गया। सुबह 4 बजे की बस ली, शिमला पहुँच गया। तो इसे कहेंगे किस्मत का बुलावा आया आपको, हाँ, ये कहना ठीक होगा बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर ये आप क्या है कि कहानी एक्चुअली वहीं से शुरू हो जाती है जी कि मेरा यहाँ से भाग के शिमला जाना, और शिमला में फिर कुछ पुलिस वाले जान पहचान के मिल गए, उन तक खबर पहुँच गई थी। उस वक्त खबरें बड़ी जल्दी फैल जाती थी। वैसे तो यहाँ पे भी पुलिस स्टेशन में बड़ी फ़ोटो करके चिपका दी थी उन्होंने नोटिस बोर्ड पे। तो फिर वो वहाँ जाके फिर मैं पहला ही जो मेरा वो था ना, वो रेडियो स्टेशन देखना है कि बाहर से होता कैसा है। तो रेडियो स्टेशन चला गया, तो वहाँ पे किसी ने, एक थे वहाँ पे पंडित जी, वालिन जाते थे वो मुझे बाद में पता चला। तो उन्होंने देखा कि एक लड़का झाँक रहा है बाहर से, तो उन्होंने मेरे को डांटा, भाई क्या कर रहा था, चल भाग यहाँ से। अब उनको क्या पता कि मैं किस जुनून से, पागलपन से घर से भागा हूँ। तो ऐसे करके एक और सज्जन आए अंदर से, आकाशवाणी से, तो कुछ गुनगुनाते हुए जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ ऐसा लगता है कि शायद चंबा के नाम। तो मैंने उनको नमस्ते करी, हाँ बेटा बोल। मैं कहा जी मेरा नाम ये है, पीयूष राज है, और आप चंबा से तो नहीं? तुझे कैसे पता चला? मैंने कुछ पता नहीं किया, लेकिन मेरे देख के लगा कि आप शायद चंबा से होंगे। तो थे कृष्णदेव कालिया एक यहाँ के, और अच्छे सिंगर हैं वो, और वहाँ पे मतलब परमानेंट आर्टिस्ट थे रेडियो के। तो वो वहाँ पे चंबा पांगी प्रोग्राम किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ क्यों आया तू? मैंने कहा कि वो मैंने गाना है रेडियो में। तो बोले बेटा उसका एक प्रोसीजर होता है। तो मैंने कहा बताइए। तो एक फॉर्म लिया, फॉर्म में दिलवाते, तो उन्होंने फॉर्म दिलवाई और मैंने वो फॉर्म भरी। और उसके बाद फिर वो फॉर्म भर के फिर उसके बाद 1 महीने के बाद मुझे वहाँ पे एक भराड़ी पुलिस ग्राउंड है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे को 1 महीना रखा वहाँ पे। तो वहाँ से फिर मेरे को 1 महीने के बाद कोई सज्जन छुट्टी आ रहे थे, तो उनके सुपुर्द करके मुझे चंबा भिजवा दिया। 1 महीने बाद वापस आया हूँ। तो यहाँ पे फिर घर वालों को भी शांति मिली, और फिर उन्होंने कहा कि यार छोड़, तू जो भी करना है तुम्हें कर, नहीं बनना डॉक्टर मत बन, तू सिंगर ही बनना तो सिंगर ही बन, लेकिन जो भी तुमने करना वो कर। तो मेरा फिर मुझे पता चला कि वाकई जब क्लासिकल क्लासेस में गया, मैं म्यूज़िक क्लासेस में गया,
तो मैंने कहा यार ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें भी होती हैं गाने में। तो मुझे पता चला कि वही सब चीज़ें होती हैं और उसी से ही वो सीखने से ही मतलब सिंगर एक प्रॉपर सिंगर बनता है। जी सर, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है सर आपके स्ट्रगल की, और खूब नाम कमाया है सर आपने पूरे ज़माने में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दरख्वास्त हो रहा है आपसे। एक चंबियाड़ी फोक सॉन्ग है सर, तो सह सह मत कर रावी ये, उसकी 2 लाइनें अगर हो जाए तो सर मज़ा आ जाए। हाँ बिल्कुल। छड़ छबीली छालियां तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तू चंबेरी राज दुलारी असी तेरे साए साए मत कर राविए साए साए मत कर राविए मुझे तेरा डर लगना चंबेरे गड़ेरिए लड़िए चंबेरे गड़ेरिए लड़िए मुझे तेरा डर लगना साए साए मत कर राविए साए साए मत कर राविए साए साए मत कर राविए। तो सर उसके बाद का सफ़र आपका कैसा रहा, उसके बारे में आप बताएं सर प्लीज़। उसके बाद शिमला से मैं चंबा आ गया। चंबा आके फिर कॉलेज में मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, जो मुझे मेडिकल लेके दिया था घर वालों ने, तो वो मैंने फिर मैं आर्ट्स में आ गया और उसमें मैंने फिर म्यूज़िक सब्जेक्ट ले लिया और म्यूज़िक प्रॉपरली सीखने लगा। तो प्रॉपरली मुझे पता चला कि जो यहाँ पे गुरुजी ने सिखाना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि क्लासिकल सीखना कितना ज़रूरी है। तो फिर उसके लिए फिर मैंने खूब मेहनत करी, जो भी सीखता था उसका रियाज वगैरह करना, काफ़ी देर तक, कभी घंटा 2 घंटा, कभी 10 घंटे का भी रियाज हो जाता था। तो कॉलेज में ही सोना होता था मेरा। एक म्यूज़िक रूम की चाबी ले ली थी मैंने, बाहर से ही था रूम, तो सुबह वहीं सोता था। सुबह 4 बजे उठना और 9 बजे तक रियाज करना, फिर उसके बाद फिर शाम को 4 बजे से फिर रात को 9 बजे तक रियाज करना, फिर घर जाके खाना खा के फिर वहीं जाओ सो जाओ, और यही रूटीन रही मेरी ज़्यादातर। तो चंबा का ये हो गया। बताया कि जो महत्वता है क्लासिकल म्यूज़िक की, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन है, मतलब ज़्यादा रुझाव रखती है अपना। लेकिन जो क्लासिकल म्यूज़िक सीखने का जो एक अपना बेनिफिट है सर, मैं चाहता हूँ दर्शकों को बताएं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन में देखिए बड़ा क्या मुश्किल है, क्या होता है कि क्लासिकल म्यूज़िक आपको ये बताता है कि आप जो गा रहे हो वो उसका रूल्स क्या हैं उसके। ये आप जो गा रहे हो, जैसे मैंने कोई सुर गुनगुनाए लेकिन मुझे पता ही नहीं कि ये इसका राग कौन सा है, इसमें सुर कौन से लग रहे हैं, है ना, इसमें ताल कौन सा होता है। तो ये सब चीज़ें, वो जो बेसिक नॉलेज जो क्लासिकल का है वो सरगम वगैरह से आपको आ जाता है। मतलब जितना भी ये गाना वगैरह हम गा रहे हैं, ये गाना उस नोटेशन के सहारे लिखा जा सकता है। तो जो कि जिसको नोटेशन पढ़नी आती है उसको किसी का गाना सुनने की ज़रूरत नहीं होती, वो नोटेशन से उसकी धुन पढ़ सकता है। धुन पढ़ के वो उसको मतलब नोटेशन पढ़ के वो गुनगुना सकता है उसको। तो उसके बेसिक फ़ायदा तो यही है। बाकी उसके बाद फिर एक तो अथाह समुद्र है,
तो उसमें तो बस सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ। मैंने देखा कि आदमी मतलब उम्र भर सीखता ही रहता है। तो कहने का मतलब है नींव रखने का काम करता है क्लासिकल म्यूजिक। तो सर चंबा के बाद फिर आगे की कहानी आप थोड़ा और बताएंगे? आगे की बस फिर चंबा में जितना मुझे लगा कि अब यहाँ पे इतनी ही तालीम के, क्योंकि ग्रेजुएशन तक कितना होता है सब, मतलब सिलेबस भी आपका बहुत कम होता है। एक साल में आपने 4-5 राग करने होते हैं। तो आजकल तो पता नहीं, लेकिन मेरे टाइम में यही था। तो उसमें भी एक एक बड़ा ख्याल होता था, 4 छोटे ख्याल होते थे, ऐसे ऐसे करके। तो काफ़ी नहीं होता वो इतना। तो वो सब मैंने किए। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब आगे चला जाए। शिमला शिमला से तो मैं ऑडिशन दे के शिमला का आर्टिस्ट तो बन ही गया था, तो पास हो गया था उसमें ऑडिशन में मैं। फिर उसके बाद फिर मुझे मैंने कई जगह फिर मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी, पेपर्स में भी देखा। और नेटवर्क तो था नहीं उस वक्त। तो मुझे पता चला कि कोई मैंने लखनऊ के कॉलेज देखे, कोई दिल्ली के देखे, कोई कहीं का देखा। तो फिर अचानक बन गया प्रोग्राम दिल्ली का। दिल्ली गया और वहाँ पे श्री राम भारतीय कला केंद्र में एडमिशन ली, वहाँ पे म्यूज़िक सीखने के लिए। तो दिन में 1 आध घंटा क्लास होती थी, वो भी एक दिन छोड़ के शायद, तो हफ्ते में। तो वहीं पे मुझे किसी बहाने एक वहाँ के बड़े अच्छे ढोलक और तबला प्लेयर थे, मिठन लाल जी, बड़े पुराने टाइम के। तो वो उस लेवल के थे। उनके साथ बेगम अख्तर साहिबा के साथ भी बजाते थे वो तबला। तो वो मुझे मिल गए, वो मेरे से बड़े इम्प्रेस हुए कि भाई इतनी दूर से तू म्यूज़िक सीखने के लिए आया हुआ है। उस वक्त दिल्ली बड़ी दूर होती थी जी। आजकल तो मतलब दूरी तो सब, मतलब कम्युनिकेशन भी इतना है और बाकी सब सुविधाएं। तो उस वक्त वो बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने कहा फिर तो यहाँ पे सब बच्चों के साथ यहाँ पे बैठ के क्लास में इतनी दूर से तुम आए, तो यहाँ क्या सीखोगे तुम? आप तो किसी प्रॉपर गुरु के पास, किसी उस्ताद के पास जाओ और वहाँ पे उनकी शागिर्दी लो, और तब जाके आपका जो सीखने का सिलसिला है वो शुरू होगा। ऐसे मैंने कहा फिर आप ही बताओ, मैं तो किसी को नहीं जानता। तो उन्होंने फिर मुझे बोला एक बहुत अच्छे गुरु हैं, तो उनके पास मैं लेके चलता हूँ। एक उस्ताद नसीर, पहले उस्ताद नसीर अहमद ख़ान साहब थे, वो दिल्ली घराने के वो थे। तो उनके पास भी लेकिन कुछ थोड़ा सा नहीं बन पाया सिलसिला। तो उन्होंने कहा कि एल के पंडित जी हैं, तो उनका मेरे गुरु एल के पंडित जी, तो उनके पास लेके चलता हूँ मैं आपको। तो फिर मेरे साथ गए, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया। गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने पहले बोला अभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्लासिकल आसान नहीं है। तो मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, करूँगा मैं मेहनत। तो फिर डेली उनके पास जाना, 3-4-5 साल तक उनके पास सीखा हूँ। उनके साथ उनके रियाज में भी बैठा हूँ, और उनके साथ जो बाकी दूसरी जगहों पे जो प्रोग्राम्स होते थे क्लासिकल के दिल्ली से बाहर, उसमें भी उनके साथ जाता था, तानपुर के साथ में बैठकर। तो ऐसे ऐसे था। तो ऐसे ही फिर उनका शागिर्द बनने के बाद मुझे जैसे बड़े बड़े लोग जैसे उस्ताद अमजद अली खान साहब मिले, अपने पंडित रविशंकर जी से मिलने का मौका मिला। तो वो हमारे जो दादा गुरु थे ना, गुरु जी के एल के पंडित जी के जो फादर थे, डॉक्टर कृष्णराव शंकर राव पंडित, वो उस ज़माने के पद्म भूषण थे। तो वो सभी जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो वहाँ पे जाके ग्वालियर जाते थे कभी, तो उनका आशीर्वाद ज़रूर लेते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती थी गाने में। तो पंडित रविशंकर खुद कहते थे कि ये गाने वालों के ऊपर ये एक स्तर इनका ऊपर है, जितने भी गाने वाले हैं, तो इनका स्तर ऊपर का है, वो उनको सुनना चाहिए उनको। तो ऐसा था।
आप उस ज़माने में दिल्ली गए जब दिल्ली की कनेक्टिविटी, चंबा से कहा जाता था दिल्ली बहुत दूर, ना कोई कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी के मामले में प्रॉब्लम, बट फिर भी आपकी जो ईमानदारी, आपका जज्बा आपको ले पहुंचा अपनी मंजिल की ओर। सर, आपके पहले ब्रेक की बात करेंगे सर, पहला ब्रेक आपको कब मिला? पहला ब्रेक जो मिला, खैर वहाँ पे मैं दिल्ली पहुँच के दिल्ली रेडियो पे गाने लग गया। वो ऐसे हुआ कि जैसे मैं यहाँ से मैंने ऑडिशन पास किया हुआ था शिमला से, तो शिमला से ही फिर मैंने अपने पर्टिकुलर्स दिल्ली रेडियो ट्रांसफ़र करवाए और मैं फिर वहाँ से दिल्ली रेडियो का आर्टिस्ट हो गया। तो वहाँ से मैं फोक गाने लगा। तो फोक गाने लगा तो मेरी मुलाकात हुई हिमाचल के बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र थे एस शशि साहब। तो उनसे मुलाकात हुई तो उनको मैं पहले से भी जानता था, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी के टाइम में मैं जब यहाँ से कंपटीशन वगैरह के लिए जाता था तो वो कई बार जज होते थे, तो उन्होंने मेरे को सुन रखा था। तो एक रिकॉर्डिंग भी करी थी जो ऑडिशन पास करने के बाद शिमला में, तो वो भी रिकॉर्डिंग उनकी डायरेक्शन में ही करी मैंने। तो ऐसे ऐसे उनके साथ हो, फिर उन्होंने फिर मेरे को कैसेट निकालने के लिए उन्होंने इंस्पायर किया कि यहाँ पे जैसे पंजाब वाले, उत्तराखंड वाले और जितने भी उस वक्त गढ़वाल कहते थे उसको, तो इतने इतने कैसेट्स हैं, हर कोई बना रहा है, खाली हमारी स्टेट में का कोई कैसेट नहीं निकल रहा है। तो ऐसे करके वो 83 में कैसेट भी बन गया वो ऋतुरंग। तो उसमें उन्हीं की डायरेक्शन थी, शशि साहब की, और वो फिर कैसेट हिमाचल में आया। तो वो एक नई बात थी हिमाचल के लिए। तो लोगों ने बहुत सुना, बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सुना उसको। अभी तक कईयों के पास लोग मुझे मिलते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे पास अभी भी वो कैसेट पड़ा हुआ है। स्टार्ट। सावन आयो रे सावन आयो रे सैया डोरा लाया बदरा मेरा पिया परदेस से बदरा मेरा पिया परदेस देश गयो सावन आयो रे सावन आयो रे सैया डोरा लाया बदरा मेरा पिया परदेस से बदरा मेरा पिया परदेस से बदरा मेरा पिया सवाल जवाब तो एक बहाना है, हमें तो मौका चाहिए आपको बार बार सुनने का सर। और सर, इसी के साथ एक और किस्सा है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह सर, उनके साथ कुछ हमने सुना है कि वो बार बार आपको, जितना आपका समय निर्धारित होता उससे कहीं ज़्यादा बैठा के सुनते थे, बार बार आपको रिक्वेस्ट करते, दरख्वास्त करते थे। सर, पूरी कहानी क्या उसके पीछे की, प्लीज़ आप बताएं। क्या था कि मैं जहाँ पे दिल्ली में रहता था तो मेरे जैसे गॉडफादर ही थे वहाँ पे जी, तो उनका ज्ञानी जैल सिंह के साथ काफ़ी अच्छा उठना बैठना था। तो उनको भी सुनने का बहुत शौक था मेरे अंकल को। तो मेरा जब प्रोग्राम हुआ वहाँ पे किसी ने स्पॉन्सर किया है, इंडिया इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी ने, तो वो किया अब कमानी ऑडिटोरियम में। तो फिर अंकल ने फिर उनको एज चीफ गेस्ट मेरे प्रोग्राम में बुलाया। तो आपको पता ही है, इतने इतने बड़े लीडर्स होते हैं तो ये मुश्किल से 15-20 मिनट बैठते हैं, आधा घंटा बैठते हैं। तो वो मेरा गाना पूरा 2 घंटे सुन के गए। 2 घंटे का मेरा शो था, पूरा 2 घंटा वो मेरा गाना सुन के गए और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद भी दिया
और जब कभी हमें उनसे मिलने का मौका मिलता था तो वो दो बोल मेरे से सुन ही लेते थे। तो ऐसा ऐसा था। तो सर हमने पिछली बार जब बात की दिल्ली तक की बात की, दिल्ली के आगे के सफर की कहानी भी सर हम सुनना चाहेंगे। दिल्ली के आगे तो फिर दिल्ली के आगे तो दिल्ली के बाहर मैंने कई जगह गया। दिल्ली के बाहर मैंने इवन नॉर्थ ईस्ट में भी गया मैंने जाके। साउथ तो हम यहाँ पे चंबा में रहते रहते ही घूम फिर के आ गए थे, वो भी प्रोग्राम्स करने ही गए थे। और लेकिन उसके बाद का जो सिलसिला रहा वो जैसे बाकी और कैसेट्स बनने लग गए, गज़लों में ज़्यादा थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगने लगा, तो फिर मेरा इंटरेस्ट गज़लों की तरफ ज़्यादा हो गया। तो इवन मुझे गुलशन जी ने भी कांटेक्ट किया गाने के लिए। उस वक्त कोई हिमाचल के कोई कैसेट नहीं थे उस वक्त, लेकिन उस वक्त मैं HMV के साथ 3 साल के लिए बाउंड हो चुका था, इसलिए उनके साथ मैं गा नहीं पाया। हालांकि वो बड़ा अच्छा मौका था। HMV ने तो मेरा एक एल्बम बनाया है जी। उसके बाद कुछ कंपनी की अपनी मजबूरियां थी, उस वक्त कंपनी में थोड़ी डामाडोल चल रही थी। तो टी सीरीज़ का जब बुलावा आया तो मैं उनके साथ था, तो पेपर्स के हिसाब से उन्होंने फिर, मैं गा नहीं सकता था, तो ऐसा रहा। बाकी खैर फिर उसके बाद बढ़ता गया, फिर मैं आगे मूवीज़ में भी गाने का मौका मिला। और फिर उसके बाद 2012-13 में एक एल्बम आई अनहद करके, अनहद कंपनी से आई, और कैसेट थी बंजारा। तो बंजारा के गाने लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको, और बहुत जैसे उस एल्बम से मैं एक बार फिर से रिवाइव हो गया, तो लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो उसमें ही सारे गाने आया था, जिंदा बंजारा, बसोआ, प्यारी पोटली, तो ये सब गाने उसमें हैं। तो लोगों ने बहुत उसको बड़ा प्यार दिया, अभी तक दे रहे हैं, हालांकि वो 10-12 साल पहले की बात है। तो लेकिन अच्छी चीज़ होती है तो लोग हमेशा प्यार करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जी सर। सर ये बसुआ की आपने बात की, आपकी जो एल्बम आई जिसे आप दोबारा रिवाइव हुए, तो बसुआ की 2-3 लाइनें हो जाएं सर। हाँ ज़रूर। सर वैसे तो आपने कई भाषाओं में कई गाने गाए हैं, हिंदी में गाए हैं, पंजाबी में गाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने भजन भी गाए हैं। एक आपका जी। बड़ा मशहूर भजन हुआ जय जय मणि महेश के नाम से। चंबा जो जिला है वो मणि महेश कैलाश के नाम से भी बड़ा प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो सर आपने जो मणि महेश, जय जय मणि महेश जो गाया भजन, उसकी कुछ चंद लाइनें हो जाए सर। नहीं, जय जय मणि महेश भजन भी है, वो टाइटल सॉन्ग है किस्म का, इसे एल्बम का नाम जय जय मणि महेश था। तो वो उसका क्या हुआ कि मेरा जब डिस्कस हुई MB प्रोडक्शन में, है ना जी, तो कि भाई एक भजन का एल्बम करना है, तो वो मेरे माइंड में वो चल रहा था। तो क्या होता है कि जब
कोई प्रोजेक्ट होता है तो फिर वो 24 घंटे सोते जागते वही माइंड में रहता है जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो मैं एक महफिल में गा रहा था दिल्ली में, तो वहाँ पे एक शायर आए हुए थे, तो शाहिद अंजुम नाम उनका। तो उन्होंने क्या किया कि एक उन्होंने चार लाइनें सुनाई, तो हालांकि मैं वहाँ पे गज़ल गा रहा था। तो अब वो उन्होंने चार लाइनें सुनाई, एक तो मतलब मोहम्मदन, ऊपर से वो लिख क्या रहे, मैंने जीवन किया तेरे नाम, मुरली वाले में तेरा गुलाम। तो मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो मैंने कहा शायद भाई मेरे लिए भजन लिखोगे? बोले क्यों, आपको क्या है ये ऐसे भजन? मैंने कहा नहीं, वो मेरे माइंड में प्रोजेक्ट है और बस मुरली की जगह आपने डमरू करना है। तो उन्होंने मैंने जीवन किया तेरे नाम, डमरू वाले में तेरा गुलाम, तो ये भजन बना दिया। तो उसकी दो लाइनें सुना तुम। तो मैंने वो भजन इस हिसाब से बनाया कि वो थोड़ा लाइट से रहें और ज़्यादातर जो बच्चे लोग उसको पसंद करें। ओ मैंने जीवन किया तेरे नाम, मैंने जीवन किया तेरे नाम, डमरू वाले मैं तेरा गुलाम, डमरू वाले मैं तेरा गुलाम, मैंने जीवन किया तेरे नाम, डमरू वाले मैं तेरा गुलाम, डमरू वाले मैं तेरा गुलाम, डमरू वाले मैं तेरा गुलाम। थोड़े थोड़े ऐसे फास्ट टाइप के वो बना के अर्ली 2000 में, 2003, 4, 5 में कंटिन्यू 3 से 4 साल सिर्फ 10 गानों की शूटिंग जो उन्होंने की अपनी एल्बम के लिए, जय जय मनीष महेश के लिए, लगातार ये मनी महेश चाहते रहे जी। इसके पीछे का जो परिश्रम है उसकी हम तारीफ करते हैं। और जो आज के ज़माने में बहुत जो कलाकार होते हैं वो प्रॉम्प्ट लगा लेते हैं अपने स्टूडियो के अंदर, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनकी पूरी टीम एमपी प्रोडक्शन और ये साथ में सर कंटिन्यू 4 से 5 साल गए, इन्होंने पूरा का पूरा शूट किया। उसके पीछे की जो रोचक कहानी है वो सर खुद बताएंगे अपनी ज़ुबानी। हाँ, ये जब प्रोजेक्ट मेरे पास आया, जब इन्होंने, मीनू भाई ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा करना है, तो मैं कहा बिल्कुल करेंगे। तो फिर शाहिद अंजुम से मैंने लिखवाए, तो शाहिद अंजुम ने सारे गाने लिख दिए। वो अपना, वो भी बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने, क्योंकि मुझे उनकी जो राइटिंग थी ना, अब ऐसे भजन तो जैसे जैसे हम हमारे लोगों में भजन कैसे बनाते हैं, वो हिंदी में जैसे होते हैं। तो मैंने कहा यार बीच में उर्दू के शब्द डालेंगे कितना बढ़िया लगेगा, है ना, भजन में। तो जैसे मैंने आपको सुनाया कि तो मैंने जीवन किया तेरे नाम, डमरू वाले में तेरा गुलाम। एक था जय जय शंकर जय जय भोले, मेरे साथ में जो भी बोले, उसको राधे श्याम मिलेंगे, उसको सीताराम मिलेंगे, जय जय शंकर जय जय भोले। अच्छा, उसमें जो एक जो जय जय मणि महेश जो टाइटल सॉन्ग था एक किस्म का, वो कैसे बना? उसको क्योंकि मोबाइल होते नहीं थे, तो मेरे पास एक छोटा सा एक कैसेट प्लेयर था, तो उसको मैं पिल्लों में रख के सोता था। तो वो जो जय जय मणि महेश वाला जो टाइटल था, तो उसको मैं कुछ अलग करना चाहता था। तो ऐसे कभी सोच के कभी धुन आई, नहीं आ रही है, नहीं, फिर दूसरी आई, नहीं है, नहीं। तो कैसेट प्लेयर साथ में रख के पिल्लो के पास रख के सोता था। तो एक बार रात को आधी नींद में पता नहीं धुन आ गई कहीं से, तो वो मैंने उसी वक्त उठा और बाहर गया और वो मैंने रिकॉर्ड कर ली, गुनगुनाया जरा सा, मतलब उसका थोड़ा सा बन गया। तो आगे फिर आगे मुझे दूसरे दिन बैठ के फिर हारमोनियम के साथ वो उसको थोड़ा एक्सपेंड करना था। तो ऐसे ऐसे वो बन गई। जय जय मणि महेश बोलो, जय जय मणि महेश, जय जय मणि महेश बोलो, जय जय मणि महेश। इस किस्म का थोड़ा ऐसा जोश वाला बनाना चाहता था, तो ये भी बन गया। तो ये था, लेकिन इसके लिए जैसा आप कह रहे हैं कि 4 साल लगातार जो हमने चढ़ाई की वहाँ पे,
तो हालांकि वहाँ पे दिल्ली में इतना चलने की आदत थी नहीं हमें, लेकिन फिर भी यहाँ आकर वो जोश था, वो तो चले जाते थे। तो इसके लिए मुझे वहाँ के जो जो स्टूडियो के जो म्यूजिशियंस थे दिल्ली के, बड़े बड़े नामी लोग, उन्होंने बहुत हेल्प करी। उनके साथ भी मेरे सबके साथ बिल्कुल यारी दोस्ती है, सबके साथ ठीक ठाक है। और फिर यहाँ पे आके हमने अब जैसे, और पूरी एल्बम का आजकल क्या होता है कि जैसे अभी मेरे जैसे गाने बन रहे हैं, एक दिन में शूट करके आ जाते हैं, ठीक है जी। और वो यही होता है कि ये वाला शॉट ओके वहीं कर लेते हैं ऑन दी स्पॉट ओके, और फिर वही लगाना है वहाँ पे जाके, पहले ही होता था माइंड में। वो जल्दी वाला ज़माना है। उस वक्त हमारे पास मणि महेश की 60 घंटे की 10 गानों की 60 घंटे की शूटिंग थी। 60 घंटों में से फिर एडिट किया, तब वो 10 गाने निकले हैं। तो इतनी क्रेज भी थी, इतना उस वक्त जुनून भी था और हिम्मत भी थी, तो बहुत बढ़िया रहा। सर बहुत खूब बताया आपने। और कई बार मनी महेश का जो टेम्परेचर है वो -1 डिग्री भी जाता है जी हाँ, जी हाँ। ड्यूरिंग समर में भी, और मई जून के महीने में भी। उस दौरान वहाँ शूट करना सर लाजवाब, हाँ, सर बिल्कुल। काबिले तारीफ। कई बार तो ऊपर से एक भजन है, उसमें हम बारिश में वो सीन है, ऐसे ऊपर से पानी गिर रहा है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और हाथ मेरे बिल्कुल लाल हुए पड़े हैं ठंड से। तो वो भी सीन किए हुए, लेकिन बड़ा मज़ा आता था उसमें भी। जी सर। और इसका पूरा का पूरा श्रेय एमबी प्रोडक्शन की टीम बिल्कुल। और सर को जाता है, जिन्होंने मिलजुल कर लगातार 4 साल इस परिश्रम के साथ काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया, और वो एल्बम सुपर डुपर हिट हुई पूरे हिमाचल में। और सर इसी के साथ आपके कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप काम कर चुके हैं, और कई आने वाले हैं। और अभी रिसेंटली आपने 2 गाने किए सर, एक यंगस्टर है इकबाज, उनके साथ भी आपने गाना किया है जी। और उसके साथ एक और आपका गाना लॉन्च हुआ है, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं आप। एक तो मेरा गाना जो जिसकी काफ़ी सारी रील्स बनी, तेरी मोहब्बत ने मारी तो वो गाना मेरा ही लिखा हुआ है, अपना लिखा हुआ गाना पहली बार गाया मैंने। काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था लिखा हुआ, तो उसकी धुनें भी मैंने जब मैं लिखता हूँ तो साथ के साथ धुन भी माइंड में आती रहती है, फिर मैं बना लेता हूँ साथ के साथ। तो वो मैंने बनाया, तो लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको। उसके बाद एक चांदनी रिडोई बनाया, तो गाना ही मेरे पास बहुत पहले से पड़ा हुआ था। मैंने कहीं साहो की तरफ गया था, वहाँ पे ऐसी लोग बाग किसी घर में रिश्तेदारी में ही कहीं गा रहे थे, तो मैंने वो सुना, मैंने कहा बहुत अच्छा गाना है। तो हालांकि उसके कॉमन से बोल थे जो जैसे बाकी गानों में होते, तो लेकिन उसको मैंने अपने ढंग से किया, तो बहुत अच्छा रहा वो भी गाना। और वो इतना ज़्यादा अभी तक वो नहीं हो पाया, लेकिन गाना अच्छा है, बहुत अच्छा गाना है, म्यूज़िक भी उसका बहुत अच्छा हुआ है। और जो आपने बताया इकबाज वाला, वो तो उसमें रैप वैप किया है, तो मैंने पहले इकबाज को मना किया। मैंने कहा नहीं यार देखो, मैंने कहा मेरी किस अलग टाइप की इमेज है, तुम मेरे को वहाँ पे मेरे गाने में रैप डालोगे। बोले सर आपको थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप कुछ करो उसमें, आप जो करते हो आप वो करो, जो मैं करता हूँ मैं करूँ, देखते हैं मिक्स करके कैसा बनता है। तो बड़ा अच्छा जा रहा है आज की डेट में, बहुत बहुत बढ़िया। काफ़ी सराहा जा रहा है सर आपके जो गाने अभी 2 रिलीज हुए जी। हैं। सर 2 लाइनें उन गानों के भी हो जाए सर। ओके। दिलड़ू तलना बड़ा सौखा हुंदा, प्यार बना बड़ा औखा हुंदा। तेरे पीछे छड़े घर बार बिंदलो, भुली
अल्फाज नहीं है हमारे पास। जिस तरह से आप गाते हैं ना सर, हमें लगता है कि सारा काम कुम छोड़ के ना सर आपके पास बैठ जाएं और सुनते रहें आपको। जिस तरह से आपने शब्दों को पिरोया है, जो पहाड़ी हमारी भाषा है, चब्याड़ी हमारी भाषा है, इन्होंने उस भाषा का जो सरगम है पूरे देश में परचम लहरा है। तो सर आपके जो आने वाले आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? आने वाले जो मेरा अभी कुछ दिनों में अभी मेरा दिल्ली में म्यूज़िक बन रहा है, मैं वो कुल उसके करके आ गया हूँ और मैं इसीलिए चंबा आया हूँ। मेरा बड़ी खेत में प्रोग्राम था तो वहाँ से मैं यहाँ पे आ गया कि वो गाना मेरे पास वो कुल उसके आ जाएंगे और पूरा ट्रैक आ जाएगा, तो उसको मैं यहाँ पे शूट करके तब जाऊँगा। तो उसमें जितने भी हफ्ता 10 दिन लगते हैं। और एक मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी तैयार पड़ा है जो भगवान शिव का है, तो वो भी मणिमहेश के ऊपर ही है, तो वो भी बड़ा मज़ेदार है। वो ऑलरेडी बना हुआ पड़ा है, उसका शूटिंग हुई पड़ी है, वो बस वो सावन में रिलीज़ ही करना है उसको। तो सर कुछ ऐसा तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में ना हो रहा, अगर आप मणिमेश वाला एक और जो गाना रिलीज करने जा रहे हैं, 2 अल्फाज सर उसके भी हो जाए अगर हो। डाला पर शिवजी लगे जयकार, लगे जयकार, लगे जयकार, लगे जयकार, लगे जयकार। डाला पर शिवजी लगे जयकार, लगे जयकार, लगे जयकार, लगे जयकार, लगे जयकार। इसमें फिर उसके बाद पूरी स्टोरी है कि हम 84 पहले 84 जाते हैं, वो आता है पहले, फिर उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं, हड़सर पहुँचते हैं, हड़सर पहुँचते हैं, फिर चढ़ाइयाँ लगती है और खाने पीने के लिए कहीं कुछ मिलता है वहाँ पे बड़ा। फिर धनछो पहुँचते हैं, धनछो पहुँचते हैं, फिर उसके बाद गौरीकुंड आता है। तो पूरा एक वो बना रखा है। फिर शिव के ऊपर जो डड़ पे पहुँच के फिर वहाँ पे जो मेला लगा हुआ वो एक एक्सप्लेन। मणिमेश यात्रा का जो सफ़र है वो शुरू होने वाला है और इसके साथ साथ मिंजर मेला भी शुरू होने वाला है अगले महीने 28 तारीख से। सर कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप कई बार परफॉर्म भी कर चुके हैं मिंजर में। हाँ जी, हाँ जी। अब ऑन एंड ऑफ आप मैक्सिमम टाइम दिल्ली में होते हैं, हाँ जी। लेकिन चंबा के लोगों को, देश दुनिया के लोगों को अपने माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे सर? पहले तो मैं वो जो गाना आने वाला है जो मिंजर स्पेशल है वो आपको नहीं बताया मैंने, तो जिसका शूट करने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो वो जो गाना है वो मतलब ख़ास करके मिंजर के लिए बनाया मैंने, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी जल्दी आ जाए, मैं शूट करके, और तब तक लोगों में वो थोड़ा चल जाए, फिर वो मिंजर पर मज़ा आ जाएगा, तो उस सिचुएशन के लिए अच्छा है। सर कोई एस्टिमेट डेट बताएंगे, क्योंकि मिंजर अभी आने वाली है, तो उसके आसपास अगर आपका गाना रिलीज हो जाए तो सर हम चाहते हैं जो। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी तो कोशिश थी कि 1 जुलाई को वो गाना, लेकिन किसी वजह से वो लेट हो रहा है थोड़ा सा, तो उस वजह से वो शायद 8-10 दिन लग सकते हैं आने में। बस आ गया तो फिर 1-2 दिन शूटिंग में और 1 दिन उसकी एडिटिंग मिक्सिंग में, चौथे दिन रिलीज़। हम दुआ करते हैं सभी दर्शकों से और सर के लिए भी, जिस तरह से इनकी पुरानी एल्बम को खूब सारा ढेर सारा प्यार दिया, इनके जो भी आगे गाने रिलीज़ होने जा रहे हैं उनको खूब सारा प्यार दें, सपोर्ट करें, ताकि आने वाली एल्बम भी सुपर डुपर हिट हो। सर कोई एक आखिरी संदेश हमारे माध्यम से आज इस एपिसोड में आप देना चाहेंगे? आखिरी संदेश मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि देखिए, वैसे तो सारा हिमाचल हमारा है, उसमें हिमाचल में किस्म किस्म के, जैसे एक बगीचा होता है ना, तो उसमें किस्म किस्म के फूल होते हैं, तो हमारे कल्चर में भी वेरिएशन जो है, शिमला की अलग है, कुल्लू की अलग है, फ्लेवर सिरमौर की अलग है, तो एक गुलदस्ता है संगीत का। तो बाकी सब जो अपने कल्चर का नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो चंबा में मुझे थोड़ी सी आज की डेट में कमी दिखाई दे रही है ना। इतना सीरियसली ले नहीं रहे, चाहे वो सिंगर्स हों चाहे वो लिसनर्स हों, इस चीज़ को इतना सीरियसली लेते नहीं। तो
तो इस चीज़ को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। अब इससे ज़्यादा हमारा पतन क्या होगा कि हमारे चंबा के गाने बाहर के लोग आके उल्टा सीधा गा के चले जाते हैं, हम तालियां बजाते हैं। सर ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, अपनी परंपरा अपनी धरोहर को बचाने की बात की है। और ये बात बिल्कुल सच है कि चंबियाली लोग हैं जो अगर अपनी परंपरा को नहीं आगे लाएंगे, संगीत की हो, आर्ट की हो, कल्चर की हो, तो इसको कौन आगे लेके आएगा। इसके रक्षक हम ही हैं और अगर हम नहीं बचाएंगे तो फिर कौन। तो इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे, आपके बीच में उपस्थित होंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए दौर के साथ और एक नए कलाकार या नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए सर एक जाते जाते एक लाइन हो जाए सर, एक चंबियाली फोक सॉन्ग की, तो सर अभी जो मैंने शान मेरी लोई का जिक्र कर रहा था तो वो धुन मेरे को बड़ी पसंद थी और उसमें कुछ लाइनें मैंने ऐड भी करी। सारा जग जाला जदों सोई भलिए, सारा जग जाला जदों सोई भलिए, चली चांदनी रोई भलिए, चली चांदनी रोई भलिए। वो सारा जग जाला जदों सोई भलिए, सारा जग जाला जदों सोई भलिए, चली चांदनी रोई भलिए, चली चांदनी रोई भलिए। दिलड़ू तालिया मेरा मोई भलिए, दिलड़ू तालिया मेरा मोई भलिए, चली चांदनी रोई भलिए, चली चांदनी रोई भलिए, चली चांदनी रोई भलिए। सर मैं सुना आप मेहंदी हसन साहब के भी बहुत बड़े करीब रहे हैं सर उनके, और उनकी गज़लें आप अमूमन और अक्सर गाते रहे हैं। तो सर एक मेहंदी हसन साहब की गज़ल हो जाए तो सर मज़ा आ जाए। जी, मेहंदी हसन खान साहब मेरे आइडियल रहे और उनकी गज़लें मैंने बहुत सुनी है। उनकी गज़ल सुन के ही मैं गज़लों की तरफ मेरा रुझाव हुआ। प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले दिल ये कहे गीत में तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। तू जो रहे साथ मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन।
मजा आ गया, ये बोलेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में, उनको मजा आ गया सर। क्या कहना सर आपकी तारीफ अगर मैं करूं तो वो भी बड़ी छोटी सी चीज होगी आपके लिए सर। तो इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ, नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए मैं राहुल सिटी चैनल से। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।